Hello learners, how are you? I hope everything is doing swimmingly. In today's session, what we are going to do? We are going to learn some common grammatical traps or you can say hacks which can be incorporated in your preparation. तो आज के सेशन में हम CUT, CLAT और IP मैट में आने वाले कुछ कॉमन ग्रामेटिकल रूल्स और यू कैन से द कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे जो काफ़ी कॉमन है और जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की एंड दैट कैन बी लर्न इन अ फ्यू मिनट्स ओनली. तो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गो फॉरवर्ड. तो सबसे पहले आपके इंग्लिश के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, लाइक दैट कैन इंक्लूड पार्ट ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, देन वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स. तो ये सभी मिला के आपके ग्रामर को फुलफिल करते हैं. तो अब जरूरी नहीं है कि आपको एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और जिसके लिए आपको जो है सभी पार्ट ऑफ स्पीच या टॉपिक को आप ऊपर से या आप थरली या कंप्लीटली रिवाइज करोगे या पढ़ोगे, दैट कैन टेक मच टाइम. लेकिन आप ये जब देख सकते हो कि आपका एक टॉपिक में से क्या क्या कॉमन है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर मैं रूल की बात करूं, कंसेप्ट की बात करूं, तो उसी के बारे में हम जानेंगे कौन से वो खास और इंपॉर्टेंट और कार्डिनल रूल्स है दैट मस्ट बी लर्न बाय अ पर्टिकुलर कैंडिडेट इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस और अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन ईच एग्जामिनेशन. ये बेसिकली सभी के लिए है, CUT, CLAT और IP मैट जैसे एग्जामिनेशन के लिए, जिसके लिए आपके कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो आप स्टूडेंट को पढ़ने होंगे टू बी सक्सेसफुल ओनली, है ना, जो ज्यादातर देखे जाते हैं हर एक एग्जाम में उसी के लिए. तो सबसे पहले हम बात करें, लेट मी हैव अ पेन फर्स्ट. सबसे पहले मैं उसी टॉपिक की बात करूंगा जैसे आपका सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट है. ये टॉपिक है जो काफी जिसमें सवाल आते हैं हर एक एग्जाम में. अगर मैं CUT, IP मैट की बात करूं, ऐसा कोई एग्जाम का ईयर नहीं रहा होगा जिसमें इनमें से लाइक सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में से सवाल ना बना हो. अब सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट कहता क्या है? एक सेंटेंस में आपका यू मस्ट नो कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ही इंपॉर्टेंट होता है. If I ask you how can you make a sentence, how can you form a sentence, there are only two elements that are used to make a sentence. और वो कौन सा एलिमेंट है? सब्जेक्ट एंड वर्ब. यानी कि एक सेंटेंस को आपको फॉर्म करना है तो यू मस्ट रिक्वायर ओनली टू वर्ड्स एंड दोज आर सब्जेक्ट एंड वर्ब. ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश में सबसे कॉमन आपका सबसे छोटा सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या बनेगा? आई एम. तो आई एम इज द मोस्ट and the smallest, if I say smallest आपका सेंटेंस है दैट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट आई एंड वर्ब एम. तो यानी कि आपको कभी बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ सकते हैं. इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट एनी सेंटेंस वेल, आपको क्या करना होता है? यू हैव टू फाइंड अ वर्ब और द सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब. ठीक है, बिकॉज आपका एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस मीनिंगफुल तभी होगा जिसके जब उसके अंदर आपको कोई सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा. और आपका रोल क्या होगा इस फॉर्मेट में? आपको बस ये देखना है कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रही है. तो दैट इज व्हाई दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट. ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आपको बात करूंगा, आपको इतना बात तो पता ही है कि अगर आपका सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर आपका क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी. ये आपको सिंपल बात पता है और इसी के बेसिस पे छोटे से गोल्डन रूल के ऊपर ही पूरा आपका ये जो टॉपिक है टिका हुआ है. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे. अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है ट्रैप, द लिस्ट ऑफ द आइटम्स आर ऑन द टेबल. अभी सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी टू वर्ड्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ नाउन, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो कुछ और है दैट कैन अग्री विद द वर्ब गिवन इन द सेंटेंस. अब यहाँ पे आर है. अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सेंटेंस दैट इज आस्क्ड, जिसमें आपको सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का कंसेप्ट फॉलो करना होता है. आपको बस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और जो वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रही है उसे फॉलो करना होता है ना. तो यहाँ पे जो आर है आपका, इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? द लिस्ट ऑफ आइटम. यूजुअली अगर आपका एक सेंटेंस है, अगर वो नाउन प्लस ऑफ नाउन के फॉर्मेट में है और आगे एक वर्ब आ रही है, तो आपका हमेशा क्या होता है, जो वर्ब होता है उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो ऑफ से पहले आने वाला वर्ड होता है. यहाँ पे ऑफ की जगह कोई और प्रपोजिशन भी आ सकती है. ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो लिस्ट है विच इज सिंगुलर, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा. तो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इसी रूल से ही जाना जाता है. तो अगर आपको ये पता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, द सिंगुलैरिटी या प्लूरलिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना होता है, उसकी वर्ब, सूटेबल वर्ब अग्री करवानी होती है, दैट इज इट. ठीक है, और ये छोटा सा रूल हर एक टाइप ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में यूज होता है. दोज एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, अब हम बात करेंगे रॉन्ग प्रपोजिशन. प्रपोजिशंस आर यूजुअली आस्क्ड एंड इफ आई से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में आपका प्रपोजिशन पूछी जाती है. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आपका जो आपका
फ्रेजल वर्ब होता है वो आपका यूजुअली सीयूटी और आईपी मैट जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक वर्ब आपका किसी प्रपोजिशन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, इस छोटे से फॉर्मेट को, छोटे से कंस्ट्रक्शन को बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब अलग अलग होती है। ठीक है, एक डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशन व्हेन ये अटैच हो जाती है अलग अलग वर्ब्स के साथ, तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे इफ आई गिव एन एग्जांपल, यहाँ पे एक वर्ड है लुक। ठीक है, लुक का मतलब अलग है, लुक फॉर का मतलब अलग है। ठीक है, लुक के साथ अगर मैं डिफरेंट प्रपोजिशन लगा देता हूँ, ये थोड़ा हाईलाइटिंग नहीं है, लेट मी हैव अ सेकंड पेन। तो हाँ, वाइट सही है। तो अगर मैं लुक के साथ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लगा दिया है, अगर मैं लुक के साथ क्या लगा देता हूँ, आउट लगा देता हूँ, उसका मतलब अलग हो जाता है। अगर मैं लुक के साथ ओवर लगा देता हूँ, उसका मतलब अलग हो जाता है। अगर मैं लुक के साथ इनटू लगा देता हूँ, दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। तो आपका फ्रेजल वर्ब जो होती है उनके मीनिंग्स कैन बी चेंज विद दी चेंज इन दी prepositions। तो दैट इज वाई इनको करना बहुत जरूरी है, एंड दे आर यूजुअली आस्क्ड इन द सीयूटी एग्जामिनेशन एंड आईपी मैट आल्सो। तो यहाँ पे आपका जो रॉन्ग प्रोपोजिशन यूज ये है कि मैरिड के साथ में विद नहीं लगा सकता हूँ, है ना। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम फिक्स्ड प्रपोजिशन व्हिच आर यूज्ड विद द पर्टिकुलर वर्ब। तो मैरी के साथ आपका विद बोलना सही नहीं है। मैरी के आप यूजुअली जब पैसिव सेंटेंस होता है उसमें टू लगाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल मैरी के बारे में ही देखोगे। यू हैव टू यूज दोज कॉमन वर्ड्स जिसके साथ आपके कुछ प्रपोजिशन फिक्स होते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्रपोजिशन का इंडिकेशन मैं देना चाहता हूं कि प्रपोजिशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन इन ग्रामर पार्ट। ठीक है, तो इसलिए प्रपोजिशन में आपको सारी जितनी फिक्स प्रपोजिशन होती है, फ्रेजल वर्ब होती है, एक बार गो थ्रू करके जाना होता है बिफोर योर एग्जामिनेशन। अब मैं बात करूंगा थर्ड की, मिसप्लेस मॉडिफायर। मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफिकेशन करता है, दैट इज इट। चाहे वो एडजेक्टिव हो, बिकॉज आपका एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, चाहे वो एडवर्ब हो, क्योंकि आपका एडवर्ब क्या करता है, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करेगा। इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, एंड अगेन इट मॉडिफाइज एन सिमिलर काइंड ऑफ एडवर्ब ऑल्सो। ठीक है, तो आपका जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफिकेशन का काम करता है, एडजेक्टिव मॉडिफिकेशन का काम करता है। अगर उनकी पोजीशन वही है जिसके लिए मॉडिफिकेशन आया है, जैसे सपोज करिए देयर इज अ सेंटेंस, अगर वहां पे मैंने वर्ड जैसे सपोज करिए ओनली का ले लेता हूं, अगर ओनली, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गो फॉरवर्ड विद अ ब्लैंक शीट। जैसे सपोज करिए अगर मैं बोलता हूं आई ओनली हैव 2 रुपीज, एक मैंने ये सेंटेंस बना दिया है। अगेन इफ आई से ओनली आई हैव 2 किड्स, सॉरी 2 रुपीज, यहां पे आपका जो वर्ड है ओनली, इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। और एडवर्ब अभी हमने देखा कि एक मॉडिफायर का काम करता है। तो आपका एडवर्ब या कोई भी मॉडिफायर लाइक एडजेक्टिव जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा केवल वही लगेगा। अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो मीनिंग कैन बी चेंज। जैसे आई ओनली हैव 2 किड्स या 2 रुपीज, सॉरी मैं किड्स की बोल रहा हूँ बार बार। ये जो ओनली है ये किससे पहले, हैव से पहले आ रहा है। और यहाँ पे हैव का मतलब क्या हो गया, पोजेशन। ये पोजेस क्या करता है, ये केवल पोजेस करता है 2 रुपए। ठीक है, इससे ज्यादा इसके पास कुछ नहीं। इसका मतलब ये हो गया है। अब यहाँ पे जो ओनली है किससे पहले आ रहा है, आई से पहले, यानी कि पर्सन के लिए है। तो ये सेंटेंस बोल रहा है कि केवल मेरे पास 2 रुपए हैं और किसी के पास नहीं है। तो बोथ ऑफ द सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं दे आर इक्वल, है ना, बट ड्यू टू दी चेंज इन द पोजीशन इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस इसका मीनिंग भी डिफरेंट है। तो मॉडिफायर को मिसप्लेस मॉडिफायर इसलिए बोला जाता है इस टॉपिक को, बिकॉज अगर मॉडिफायर वहां है जहां उसे होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इफ इट इज नॉट देयर द मीनिंग कैन बी चेंज। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी की आपको क्या है, एडुकेट नॉलेज आपको पास होनी चाहिए। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो, क्योंकि आपके कोई भी टॉपिक आपका ग्रामर का पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, मिसप्लेस मॉडिफायर हो गया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर किड्स टू स्कूल एवरी डे। अब ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया है, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे होगा तो इसको मॉडिफाई करेगा, दैट इज रॉन्ग टू से। तो ये होना कैसे चाहिए, शी ड्रोव हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दी कंफ्यूजिंग टेंसेज। तो जो आपका जो टेंसेज होता है ये एक ऐसा टॉपिक है आपका किसके लिए, हर एक एग्जाम के लिए, कि आपको वेदर क्लैट और रिलेट की बात करो उसमें डायरेक्टली ग्रामर नहीं पूछी जाती। फिर भी इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट अ पर्टिकुलर सेंटेंस वेल यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ टेंसेज, बिकॉज आपका टेंसेज क्या होता है, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो आपका यूजुअली जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें टेंसेज का काफी बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको टेंसेज नहीं पता है सो इट इज वेरी वेस्टलेस और इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर अस टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो कंफ्यूजिंग टेंसेज है ये क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया, आई एम सीइंग दैट मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये गलत है। क्यों गलत है, आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे व्हिच इज बिफोर टुडे, है ना। तो वो क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप पास्ट के साथ वही वर्ब यूज करोगे जो आपकी
पास्ट फॉर्म में है, बिकॉज हम टेंसेस को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हम टेंसेस प्रेजेंट पास्ट हो गया फ्यूचर हो गया इनको रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी वर्ब की फॉर्म से। जैसे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए यूज होती है, द सेम हैपेंस विद द फ्यूचर आल्सो। तो इसलिए यहाँ पे एम जो है वो आपका इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट, सो दैट इज व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉ आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल सा एग्जांपल है, बस मेरे को आपको रूल बताना है कि टेंसेस का काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजरली आपके सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। उसके बाद में रिडंडेंसी, रिडंडेंसी ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इज मोर देन इनफ, है ना, व्हेन समथिंग इज वेरी व्हाट एक्सेसिव, है ना, इन नेचर हो गया, इन क्वांटिटी हो गया। तो रिडंडेंसी आपका, इसको अगर मैं बात करूं कैटेगोरिकली, ये स्टेटमेंट होती है जिसे बोला जाता है सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट। सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, व्हेन द वर्ड इज ओवर देयर व्हिच इज नॉट नीडेड आल्सो, तो वहां पे उसकी प्रेजेंस है, तो वो भी गलत है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करूं रिवर्ट बैक, या ये दोनों जो है रिडंडेंट है। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड्स हैं सुपरफ्लुअस है, बिकॉज रिवर्ट और रिपीट का मतलब ही क्या होता है, टू डू समथिंग अगेन, है ना, तो वहां पे दोबारा बैक लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका रिवर्ट और रिपीट दोनों ही सेम मीनिंग को डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पे बैक लगाने की जरूरत नहीं थी। दैट इज वाई ये आपका रिडंडेंट हो गया है। यहाँ पे आपका रिवर्ट और रिपीट ही सही है। जैसे सपोज करो आई एम इन द मुंबई एंड आई एम कॉलिंग टू माई मॉम, है ना, एंड आई एम सेइंग टू हर कि भाई आज मैं वापसी आ रहा हूँ, तो इफ आई से दिस सेंटेंस लाइक दिस, आई एम कमिंग बैक, आई एम कमिंग, या आई एम रिटर्निंग, सॉरी, आई एम रिटर्निंग बैक टू दिल्ली टुडे बाय टुडेज फ्लाइट, इस तरह से बोलता हूं तो ये सेंटेंस गलत हो गया, बिकॉज मैंने क्या करा है, रिटर्न भी यूज कर दिया है और बैक भी यूज कर लिया है। बोथ ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर बिकॉज दे क्लैश विद ईच अदर। अब मैं बात करूंगा पैरेललिज्म की। पैरेललिज्म के एरर, पैरेललिज्म मतलब सिंपली होता क्या है, बैलेंस, मतलब आपका एक सेंटेंस बैलेंस कैसे हो सकता है, अगर एक सेंटेंस के अंदर कोई क्या है, आपका एक सेंटेंस है, उसके अंदर कोई कंजंक्शन है, एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, तो बैलेंस सेंटेंस कब होगा, जब उस कंजंक्शन से पहले जो भी वर्ड हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो वर्ब हो, अगर वो सेम फॉर्मेट में है तो आगे भी सेम फॉर्मेट में रहना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई एम एक्साइटेड एंड इंटरेस्टिंग, अभी सेंटेंस देखने में अच्छा है, वर्बली अच्छा है, बोलने में अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये सेंटेंस है पैरेलल नहीं है। व्हाई, बिकॉज़ एंड से पहले अगर मैंने, आपको पता है ये है पास्ट पार्टिसिपल व्हिच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हिच एक्ट्स आल्सो एज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो एक्साइटेड वर्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो आपका इंटरेस्टिंग है वो आपकी वर्ब की फोर्थ वाला क्या है, एडजेक्टिव है। तो बोथ ऑफ द वर्ड्स आर नॉट सेम, सो दैट इज व्हाई दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है सेम नहीं है। एंड वी हैव अ रूल टू मेक अ सेंटेंस बैलेंस कि आपको एंड से पहले और बाद में सेम आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा किसी का भी। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे भी आपका इंटरेस्टिंग की जगह क्या होना चाहिए था, इंटरेस्टेड, सेम फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो ये है आपका पैरेललिज्म। पैरेललिज्म इज आस्क्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन, तो इसको करना बहुत जरूरी है। जैसे एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, ही लाइक्स रनिंग टू स्विम एंड बाइकिंग। अब यहाँ पे रनिंग यूज कर दिया आईएनजी फॉर्म में, यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज कर दिया, है ना, ये जेरंड है, ये इन्फिनिटिव है, अगेन यहाँ पे जेरंड यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस अगेन पैरेलल नहीं है। तो मुझे इसे पैरेलल कैसे बनाना होगा, ऑल द वर्ड्स शुड बी यूज्ड सेम, है ना, ही लाइक्स रनिंग जेरंड, स्विमिंग जेरंड, बाइकिंग जेरंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, गिव मी अ लिटिल मोमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेवंथ वाली, प्रोनाउन रेफरेंस। व्हेन द बॉटल हिट द टेबल इट ब्रोक। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है ना थोड़ी सा एम्बिगुअस है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो इट प्रोनाउन है ये रेफर किसको कर रहा है हमें ये नहीं पता है। तो कभी कभार सेंटेंस में आपका हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ या फंडामेंटल्स ऑफ प्रोनाउन, कि कौन सा आपका प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट ही शी इट दे वी आई, इनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं डू यू नो व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट द प्रोनाउन आई, सॉरी इट के बारे में, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इट के बारे में आपको क्या क्या पता है, वेयर इट इज यूज्ड, ठीक है, आप रीजन गिना दोगे, मतलब कहाँ का यूजेस होते हैं इसके। जैसे आपका इन्फेंट्स के लिए यूज हो जाएगा, एनिमल के लिए यूज हो जाएगा, बर्ड के लिए यूज हो जाएगा। लेट मी टेल यू, ये आपका सफिशिएंट नहीं है। इट जो प्रोनाउन है उसके सबसे ज्यादा क्या होते हैं, यूजेस होते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन में आगे बढ़ने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ प्रोनाउंस, कहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मल्टीपल प्रोनाउन अगर सेंटेंस के अंदर आ जाता है तो उसका क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा। तो इस सब बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, प्रोनाउन भी काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, सेंटेंस को समझने के लिए। ये जो कंस्ट्रक्शन है कैसे होना चाहिए स्टेटमेंट का, द बॉटल ब्रोक डाउन इट हिट द व्हेन इट हिट द टेबल। व्हाई, बिकॉज़ यहाँ पे इट साफ दिखाई दे रहा है, इस रिलेटिव एडवर्ब से कनेक्ट हो रहा है, और ये कनेक्ट किससे हो रहा है, ब्रोक से, है ना। तो यानी कि ये जो व्हेन है इसने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेट कर दिया, तो यहाँ पे जो एम्बिगिटी थी इट की वो क्लियर हो गई है कि ये आपका किसके लिए है, बॉटल के लिए ही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे 8 की कंडीशनल क्लॉजेज। कंडीशनल क्लॉजेज काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक साल आपका कंडीशनल क्लॉजेज में सेंटेंस आया। कंडीशनल क्लॉजेज का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कंडीशंस हो, जैसे प्रेजेंट कंडीशन हो गई, पास्ट कंडीशन हो गई, है ना, पास्ट परफेक्ट कंडीशन हो गई। मतलब
अगर आपको पता है कि आपको कंडीशन शो करनी है तो देयर इज ओनली अ वन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट इज इफ। इफ है बस। इफ के बाद अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते तो आपको रियल कंडीशन शो करेगा। इफ के साथ अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते तो आपकी पास्ट कंडीशन शो करेगा। इफ के साथ अगर आप हैड लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो पास्ट परफेक्ट कंडीशन शो करेगा। तीनों के साथ जो आगे क्लॉजेज आएंगे वो अलग अलग आएंगे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके साथ विल या शैल आ जाएगा, इसके साथ वुड आ जाएगा, एक से साथ वुड हैव आ जाएगा। यूजुअली सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन में आज तक क्या पूछा गया है कि मतलब आपको इफ दे देंगे, इफ के साथ कोई भी वर्ब दे देंगे, उसके बाद आपको आगे डिसाइड करना है कि जो कॉमा के बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है उसमें कौन सी मोडाल वर्ब आएगी। क्या वहां पे विल आएगा, शैल आएगा, वुड आएगा, शुड आएगा, क्या आएगा। तो कंडीशनल क्लॉजेस ज्यादा नहीं होते हैं, 3 ही सेंटेंस बनते हैं इसके, और तीनों याद रखना बहुत ईजी है, तो ये काफी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9 की डबल नेगेटिव्स। अब ये तो आपको पता ही है कि भाई मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा है कि माइनस माइनस प्लस होता है ना। द सेम हैपेंस इन इंग्लिश आल्सो। तो जो अगर एक सेंटेंस के तो 2 नेगेटिव है तो वो कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिविटी की तरफ, बट वी स्टिल हैव टू शो द नेगेटिविटी, सो दैट इज व्हाई यू डू नॉट हैव टू यूज टू वर्ड्स बोथ आर नेगेटिव्स, मैन बोथ आर नेगेटिव्स, है ना। तो यहाँ पे आई डोंट वांट नथिंग नहीं होगा, आई डोंट वांट एनीथिंग होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, इतना सिंपल है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं थी। अब है आपका 10th रॉन्ग कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, रॉन्ग कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया आपका कि मतलब जैसे यहाँ पे दिस इज मोर बेटर लिखा हुआ है, अभी सेंटेंस गलत क्यों हो गया है। एक रूल है इंग्लिश के अंदर कि आप सेम डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते साथ में, है ना। दिस इज मोर बेटर गलत क्यों हो गया, बिकॉज बेटर भी आपका गुड का कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी आपका मच का कंपैरेटिव डिग्री है। बोथ ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर बिकॉज दे क्लैश विद ईच अदर। ठीक है, अब आपको ये भी बताना है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ दिस बेटर है ना, दिस इज बेटर लिखा हुआ है, फिर भी आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया है। क्या पता ऊपर वाले सेंटेंस में ये बोलना चाहता हो कि ये कुछ ज्यादा ही बेहतर है। एक तो बेहतर हो गया जिसके लिए बेटर यूज है, लेकिन ज्यादा ही बेटर है ना, ज्यादा ही बेहतर है, तो इसके लिए आपको क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पे मोर लगाया हुआ है। ठीक है, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ये बोल रहा है कि ये बेहतर है, लेकिन आपको तो मीनिंग के साथ क्या बनाना था, ये ज्यादा ही बेहतर है। लेकिन अब मुझे बताया कि यहाँ पे मैं मोर नहीं लगा सकता और यहाँ पे वेरी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वेरी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जैसे यू आर वेरी गुड, वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका आएगा मच, बिकॉज इंग्लिश में आपका कुछ ही एडवर्ब्स है, इंग्लिश में आपका कुछ ही एडवर्ब्स हैं जो कंपैरेटिव डिग्री को मॉडिफाई करते हैं। इसमें मच आ जाएगा, फार आ जाएगा, नो लॉन्गर बोलते हैं ना कि लॉन्ग बोलते हैं, है ना। ऐसे आपका क्या है, रादर आ जाएगा, वेरी मच आ जाएगा, अ लिटिल आ जाएगा, है ना, अ बिट आ जाएगा। तो ये कुछ क्या है, कॉमन कॉमन आपकी स्ट्रेटजीज हैं या बोल लो कंसेप्ट है जो आपको एनी हाउ करनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, इफ यू वांट टू गेट फ्लरिशिंग रिजल्ट। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, अभी ये आज का जो है आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपका जो होगा उसमें हम पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे। गिव मी अ मोमेंट। हाँ, अब आपको क्या है, आपको मास्टर सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट टॉपिक है ना, वो इतना 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 इंपॉर्टेंट है ना हर एक एग्जाम के लिए कि आपको ये छोड़ना ही नहीं है कभी भी, क्योंकि हर एक साल में मतलब आपके जितने भी क्वेश्चंस है सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट से बने ही है। ठीक है, अब सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में आपको इतना क्यों नहीं है कि सब कुछ ही पढ़ना है, इसका एक ही रूल है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ, या वी कैन से अ गुड नंबर ऑफ, मल्टीट्यूडिनस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिनके साथ डिफरेंट डिफरेंट वर्ब यूज होती है ना, तो वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे गोल्डन रूल तो आपको मैंने बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन व्हाट आर दो सब्जेक्ट्स जिसके साथ आप वर्ब लगाओगे। ठीक है, अब जैसे इस कॉमन कॉमन की बात कर लेता हूँ, ईच है, ईच के साथ आपको पता होना चाहिए कैसी वर्ब आएगी, नाउन का भी पता होना चाहिए, एवरी मान लो, ऑल, एक ऑल होता है एक एवरी होता है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज दोनों के सेंटेंस के रूल में भी बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे, आपका नन हो गया। ठीक है, नन हो गया, एक नीदर हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए, कौन सी वर्ब आती है दोनों के साथ, एक होता है आपका एनी, एक होता है आपका एनी वन, दोनों में आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के साथ कौन सी वर्ब आती है। एक वर्ड होता है आपका होल, एक होता है आपका ऑल, दोनों आपका क्या है, कलेक्टिव क्या है, शो करते हैं, कलेक्शन शो करते हैं। ठीक है, सभी के लिए यूज होते हैं, फिर भी दोनों में आपका क्या डिफरेंस हो गया है, होल और ऑल में, है ना। और भी वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, इंग्लिश के अंदर एक वर्ड होता है आपका सम, एक होता है एनी, तो ये क्या है, गुड नंबर ऑफ क्या है, सब्जेक्ट्स है जिनके साथ डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वोकैबुलरी वर्ब्स यूज होती हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये जो कॉमन आपके सामने सब्जेक्ट है, इनकी जो वर्ब्स है जो इनके साथ अग्री करती है वो आपको पढ़ना है, उनका एक सिंपल रूल है बस। जैसे काफी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ आपका वर्ब यूज होती है, किसी के साथ सिंगुलर किसी के साथ प्लूरल। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका बोथ है, बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगी यूज, लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे एवरी की, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड एज अ सब्जेक्ट उसके साथ कैसी वर्ब यूज होती है। ठीक है, फिर भी आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स। वैसे भी आज का जो वीडियो है इसमें आपको सारे ये नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। हाँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ गोल्डन रूल की, इसमें आपका क्या है, सिंगुलर आपका यही है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब आएगी। ट्रिक 1,
ट्रिक 1 क्या है आपका, इग्नोर व्हाट्स बिटवीन कॉमास एंड ब्रैकेट्स, मतलब द बैग अलोंग विद बुक्स आर हैवी। अब यहाँ पे आर लगा हुआ है, व्हाई, बिकॉज यू मस्ट हैव थॉट विदाउट बिफोर आंसरिंग या बिफोर इवैल्यूएटिंग दिस स्टेटमेंट कि यहाँ पे दो चीजें हैं सेपरेटेड वाया कॉमा, तो ये नहीं, ये मस्ट भी क्या होंगे, आपके प्लूरल होंगे, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन आपका इंग्लिश के अंदर कुछ क्या होता है, आपके कंसेप्ट होता है लाइक कॉमा, अगर कोई दो वर्ड्स कॉमा से सेपरेटेड होते हैं तो पहला वाला जो वर्ड होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, तो ये आपको एक नई बात सीखने को मिली। ऐसी और भी फ्रेजेस होते हैं, अगर मैं एज वेल एज की बात करता हूँ, एज वेल एज हो गया, टुगेदर विद हो गया, है ना, टुगेदर विद हो गया, एंड नॉट हो गया, एंड नहीं एंड नॉट हो गया, ठीक है, विद हो गया। अब ये भी वो फ्रेजेस हैं जिनके साथ में एक वर्ड आएगा, ठीक है, और बाद में भी एक वर्ड आएगा, आगे जो वर्ब डिपेंड करेगी वो इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर करेगी, ठीक है। तो ये कुछ आपको पढ़ना होता है बस कि किसके साथ कौन सी वर्ब अग्री करती है। तो ऐसे ही यहाँ पे बैग इज द मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे अलोंग विद भी उसी फ्रेज में से एक है जो आपका बस कनेक्शन के लिए आता है, लेकिन अगेन रियल सब्जेक्ट वुड बी द फर्स्ट वन, है ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। द बैग अलॉन्ग विद द बुक्स इज हैवी, यहाँ पे इज क्यों आया, क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, बैग है। बस आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द मेन या रियल सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, है ना, उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। ट्रिक 2, ईदर नीदर टेक सिंगुलर वर्ब, मैंने आपको बता दिया ईदर नीदर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन केवल इनका ये देखने से मतलब नहीं बनेगा कि आपका ईदर और नीदर हो गया, नन हो गया, कौन सी वर्ब एक्वायर करते हैं। आपको साथ साथ ये भी देखना है कि इनका और बाकी स्पेसिफिक क्या है, रूल्स क्या है, क्या और बाकी इनका क्या है, स्पेसिफिक क्या है, फीचर्स क्या है। जैसे कि मैं बात करूं, इधर है, इधर दो में से एक की चॉइस के लिए आता है, लेकिन जो आपका क्या होता है, एनीवन होता है, वो दो से ज्यादा में से किसी एक चॉइस के लिए होता है। तो आपको कुछ और भी रूल्स देखने हैं, केवल आपको ये नहीं देखना इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, काम चल जाएगा, नहीं, आपको ये भी देखना है सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ फिट है, क्या इनका जो पेयर है फिट होने का चॉइसेस के साथ वो सूटेबल है या सूटेबल नहीं है, रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है। तो ये सब आपको क्या होता है, नोटिस करना होगा। ट्रिक 3, ईच एवरी एवरीवन इज सिंगुलर, ये मैंने आपको बता दिया। एवरी बॉय हैज अ पेन, लेकिन इसका एक और रूल है, मैं ऐसे ही बता सकता हूं, ईच बॉय लिखा है ना, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, हैज अ पेन। तो इनके जो होते हैं ये क्या, इन्हें बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब ये सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब एक्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पे ईच के साथ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, लेकिन एक और रूल होता है जिसमें यूज हो सकते हैं विद द एडिशन ऑफ द, अगर इनके साथ ऑफ द लगा दोगे तो उसके बाद आपका प्लूरल नाउन होता है, लेकिन अगेन स्टिल द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं ऐसे ही, आपके कुछ वर्ड्स है, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, ठीक है, द रेस्ट ऑफ हो गया, क्वार्टर हो गया, हाफ हो गया, तो ये कुछ आपके क्या है, वर्ड्स हैं एज अ सब्जेक्ट जिनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकती है, डिपेंड करता है इसके बाद काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे अब यहाँ देख लो 70% ऑफ द पीपल, अब यहाँ पे सॉरी पहले ये देख लेते हैं 70% ऑफ द वाटर, 70% ऑफ द वाटर, अब यहाँ पे इज क्यों आया है, क्योंकि परसेंट जो है किसके लिए यूज है, वाटर के लिए, वाटर इज अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे 70% ऑफ द पीपल, अब यहाँ पे आर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 70% ऑफ द पीपल है, पीपल आर प्लूरल वर्ड, सो दैट इज वाई काउंटेबल वर्ड, दैट इज वाई यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्या है आपके हैक्स हैं, ट्रैप्स हैं, कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, CUT IP मैट जैसे एग्जाम को निकालने के लिए, एंड टुगेदर विद क्लैट और एलेट और ML सैट हो गया, HM हो गया, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको पूरी ग्रामर की कंसेप्ट रूल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन क्या होते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज होती है, कुछ कॉमन आपके रूल्स होते हैं, कुछ कॉमन कंसेप्ट होते हैं जो रेगुलरली आते रहते हैं हर एक एग्जाम में। दीज आर सो कॉमन दैट यू मस्ट हैव सीन दोज एग्जांपल्स मेनी अ टाइम इन योर लाइफ whenever you must be reading और प्रीवियस ईयर पेपर आप कर रहे होगे, है ना, तो आपको वो कॉमन एग्जांपल श्योरली आपको देखने को मिलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग द होल व्हेन यू हैव कंपैरेटिवली लेस टाइम या आपके पास काफी कम टाइम है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको इंस्टेड ऑफ लर्निंग द होल रूल्स, है ना, ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश बिलोंगिंग टू इंग्लिश ग्रामर, आपको ना करके आपको कॉमन आपको वो ग्रामर के रूल्स या कंसेप्ट याद करने हैं जो बेसिकली रेगुलर है, और आपको वोकैबुलरी भी पढ़नी है साथ साथ, ठीक है। So I hope you like this session and you must have got many a thing in today's session. So give me a moment. Let me end the session suitably. So this is for you. Thank you for being there. Thank you for being attentive in today's session. तो आज के सेशन में इतना ही. What I learned today from you and what you have learned today from me कि आपको when you have less time आपको क्या है, कुछ ग्रामर के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, केवल उनको पढ़ना है, because they are repeatedly coming, they have been coming in all the examinations, उनको पढ़ना है, और आपको साथ साथ वोकैबुलरी भी याद करती जानी, बिकॉज आपको CUT और क्लैट जैसे एग्जामिनेशन में काफी गुड नंबर ऑफ वोकैब आती है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. नाउ वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड बी हेल्दी एंड बी स्ट्रांग. थैंक यू.